गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था। तापमापी जो है वो किस प्रकार से ताप का मापन करता है। डॉक्टरी तापमापी के बारे में अपन ने पढ़ा था कि डॉक्टरी तापमापी का जो मान है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो मानव के शरीर के टेम्परेचर को नापता है। प्रयोगशाला में जो तापमापी होता है उसका जो तापमान है वो मापने के लिए जो तापमापी काम में लिया जाता है उसका जो मापन है वो 10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में उसका मापन अपन कर सकते हैं। 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के थर्मामीटर भी होते हैं। उस थर्मामीटर से जब भी अपन पाठ्यांक लेते हैं, प्रयोगशाला वाला जो थर्मामीटर है उसमें किसी भी वस्तु का ताप ज्ञात करने के लिए हमें उस तापमापी के जो बल्ब है उसको उस द्रव में डूबा हुआ रखना चाहिए तथा पाठ्यांक जब अपन लेते हैं तब थर्मामीटर का जो लेवल है वो हमारे ठीक आंखों के सीध में होना चाहिए। तो उसके लिए अपन एक प्रयोग कर सकते हैं कि किसी बीकर या मग में हम थोड़ा गर्म पानी लेते हैं और तापमापी के बल्ब को जल में डुबोते हैं। पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा करते हैं। जैसे गर्म पानी लिया, गर्म पानी में हमने थर्मामीटर के जो बल्ब है नीचे वाला उसको हमने डुबोया और डुबोएंगे तो क्या होगा, पारा जो है वो उस थर्मामीटर में ऊपर की ओर चढ़ेगा और ऊपर की ओर जब चढ़ता है तब उसके स्थिर होने की प्रतीक्षा करेंगे कि वह पारा ऊपर चढ़ते चढ़ते स्थिर कब हो जाता है। ठीक है, जब वो स्थिर हो जाता है तब उसका ताप जो है वो अपन नोट करते हैं। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। जब तापमापी को अपन जल से बाहर निकालते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि पारा जो है वो तेजी से नीचे की ओर गिरता है, क्योंकि हमने जो बीकर में पानी लिया था वो गर्म पानी था, वायुमंडल के ताप से ज्यादा ताप था। ठीक है ना, तो वायुमंडल के ताप से ज्यादा ताप होने पर थर्मामीटर में पारा ज्यादा टेम्परेचर दिखाएगा, ज्यादा तापमान दिखाएगा और जैसे ही हम उसे बीकर से बाहर निकालेंगे तो उसकी जो छोटा वाला जो नीचे वाला बल्ब है वो वायुमंडल के संपर्क में आ जाएगा और वह थर्मामीटर अब किसका ताप दिखाएगा, वायुमंडल का, जो बाहरी अपना वातावरण है उसका ताप। तो वो ताप अगर जल के ताप से कम है तो पारा जो है वो तेजी से नीचे गिरने लगता है। तो जब हमें किसी भी तरल का तापमान नोट करना है तो हम थर्मामीटर को बाहर निकालकर उसका तापमान नोट नहीं करते। ये अपन ने डॉक्टरी तापमापी पढ़ा था। डॉक्टरी तापमापी में जब अपन मानव के शरीर का, मनुष्य के शरीर का तापमान ज्ञात करते हैं तो थर्मामीटर को अपन जीभ के नीचे से बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकाल के फिर उसका ताप नोट करते हैं। तो उसका जो पारा है, पारे का जो लेवल है, जो पाठ्यांक है, जो डिग्री सेल्सियस है वो नीचे नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टरी तापमापी होता है और जो प्रयोगशाला में तापमापी काम में लिया जाता है वो किसी वस्तु का ताप ज्ञात करने के लिए ही काम में लिया जाता है, तो वो वायुमंडल का ताप भी दर्शाता है। तो इसलिए हमें उस थर्मामीटर से विलियन में उसको डुबो के ही उसका ताप लेना चाहिए। तो ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं पारे का ताप गिरने लगता है, पारे का ताप गिर जाता है। इसका अर्थ यह है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा हो जिसका तापमान हमें ज्ञात करना है। तो जिसका भी तापमान हमें ज्ञात करना होता है उसमें से हम उसको बाहर नहीं निकालेंगे। बाहर निकालेंगे तो वो ताप बदल जाएगा, वो वायुमंडल का ताप दर्शाने लगेगा। ठीक है, तो जो प्रयोगशाला तापमापी है उसमें और डॉक्टरी तापमापी में यही एक मुख्य अंतर है कि डॉक्टरी तापमापी में पारे का जो लेवल है, सतह है या जो मान है, जो पाठ्यांक है वो जल्दी से नहीं गिरता या नहीं बदलता, जबकि
प्रयोगशाला में जो तापमापी अपन काम में लेते हैं उसका तापमान बदल जाता है। स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से निकालना पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मुंह से बाहर निकालने पर अपन उसका पाठ्यांक लेते हैं। क्या तब आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं? स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। साफ हो गया, यहाँ क्लियर हो गया आपके कि जैसे अपन मान लो प्रयोगशाला वाला तापमापी हम अपने जीभ के नीचे रखेंगे और रखकर तापमान नोट करेंगे, और फिर जब हमें ताप देखना होगा शरीर का तो हमें जीभ से बाहर निकालना पड़ेगा। जीभ से बाहर निकाल के जैसे अपन तापमापी में ताप पाठ्यांक देखेंगे कितना ताप है हम देखेंगे, तब तक तो वो लेवल नीचे गिर जाएगा, पाठ्यांक बदल जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए प्रयोगशाला वाला जो तापमापी है उसको शरीर के तापमान मापने के लिए काम में नहीं लिया जाता। ये बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि प्रयोगशाला में पारे का लेवल बहुत जल्दी बदल जाता है और डॉक्टरी तापमापी में पारे का लेवल नहीं बदलता। तो ये बात क्लियर हो गई। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता? किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से प्रेक्षण लीजिए। हम डॉक्टरी थर्मामीटर लेंगे और डॉक्टरी थर्मामीटर लेने के बाद में दोबारा अपन उसका प्रेक्षण करेंगे। क्या आप बल्ब के पास कोई विभंग या किक देखते हैं? किक का मतलब देखिए, यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है, ये देखो डॉक्टरी थर्मामीटर में एक विभंग होता है, यहाँ देखिए। ठीक है? तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है, पारे से जान जा सकती है। ठीक है ना? विषैला पदार्थ होता है, मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। और यहाँ पर क्या है? पारा ही है, इसको बोलते हैं बल्ब। यहाँ पारा है, इसको मुंह में डाला जाता है, लेकिन बहुत ही सुरक्षित रूप से इसको इस कांच के अंदर पैक किया जाता है। ठीक है? और बहुत ही सावधानी इसको जीभ के नीचे रखा जाता है। पारा इस कांच के बल्ब के अंदर है। ठीक है? और बहुत ही कम मात्रा में वो पारा इस थर्मामीटर में होता है। यह एक विषाक्त पदार्थ है। यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमापी डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता। ये डिजिटल है, इसमें लिखा हुआ आ जाता है, इसमें तो हमें पढ़ना पड़ता है। पहले इसका डायग्राम जब मैंने बताया था तो मैंने बताया था 37 डिग्री सेल्सियस आ रहा था उस समय, थर्मामीटर में आ रहा था ना। तो उसमें तो हमें जो पाठ्यांक है वो लिखे हुए रहते हैं, जैसे स्केल में लिखे हुए रहते हैं वैसे इसमें भी लिखे हुए रहते हैं, तो हमें पढ़ना पड़ता था वहाँ। इसमें देखो सामने लिखा हुआ है ये 37 डिग्री 37.0। ठीक है? तो आजकल इसका उपयोग किया जाता है डिजिटल का, जिससे ये पारे का खतरा भी नहीं होता। ये कांच का बना होता है, ये अगर गिर जाए, हाथ से भूल से छूट जाए तो ये टूट जाता है, और टूटने के बाद में पारा नीचे ज़मीन से उठाना बहुत ही मुश्किल है। उसको अपन पकड़ नहीं सकते। अगर पारा बिखर गया और हाथ से अपन उसको उठाना चाहें तो अपन नहीं उठा सकते, वो हाथ से फिसल जाएगा। तो उसको उठाना बहुत मुश्किल है। उसको वापस इकट्ठा करके उसको वापस एडजस्ट करना या उसको कहीं रखना कहीं डालना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। तो इसलिए बहुत ही सावधानी हमें रखनी पड़ती है। अगला जो हमारा हेडिंग है वो है ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण स्थानांतरण का सीधा सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि ऊष्मा का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। ऊष्मा का स्थानांतरण का क्या मतलब है कि ऊष्मा का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है? अब ऊष्मा हमेशा कौन सी तरफ से कौन सी तरफ जाती है? जैसे मान लो अपन एक उदाहरण ले छोटा सा कि एक लोहे की छड़ अपन लेते हैं और एक लोहे की छड़ को
हम एक लोहे की छड़ का एक सिरा अपन गर्म करते हैं और एक सिरा गर्म करके दूसरे सिरे को अपन पकड़ के रखते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि क्या होगा, आप सोचिए कि क्या होगा। एक सिरा अपन गर्म करें, दूसरा सिरा हमारे हाथ में है, तो क्या थोड़ी देर पश्चात वो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है क्या? जबकि वहाँ आग टच नहीं हो रही, वहाँ आग नहीं लग रही। हम जैसे मान लो ये हमारे पास में लोहे की छड़ है, इस लोहे की छड़ का ये वाला सिरा हम गर्म कर रहे हैं और इस वाले सिरे को हमने पकड़ रखा है, तो इसको अपन यहाँ से अपन इसको गर्म कर रहे हैं। तो कुछ समय बाद क्या होगा, इस लोहे की छड़ का ये वाला सिरा भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोहे की छड़ में से यहाँ से जो ऊष्मा है उसका स्थानांतरण कहाँ हो रहा है, दूसरे सिरे की ओर। अर्थात ये सिरा कौन सा है, गर्म सिरा, ये सिरा कौन सा है, ठंडा सिरा। तो ऊष्मा का स्थानांतरण कहाँ से कहाँ हुआ, गर्म साइड से, मतलब ज्यादा ऊष्मा से कम ऊष्मा की ओर, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। ठीक है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण हमेशा कहाँ होता है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। अब आपने बहुत से एग्जाम्पल है ऊष्मा स्थानांतरण के, बहुत से उदाहरण है। आप गर्म गिलास पानी का और आप खुली हवा में रखते हैं, वायुमंडल का तापमान कम है, सर्दी का टाइम है, मान लो बारिश का मौसम है, और हमने गर्म पानी का गिलास जो है वो वायुमंडल में हमने खुला रख दिया, तो आप बताइए क्या होगा। साधारण सी बात है, सीधी सी बात है कि वह जल का जो गिलास है, पानी का गर्म गिलास है, वो कुछ समय बाद में क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ऊष्मा कहाँ गई, ऊष्मा का स्थानांतरण कहाँ हुआ, गिलास तो गर्म था, वायुमंडल ठंडा था, ऊष्मा गिलास से कहाँ चलेगी, वायुमंडल में चलेगी। ठीक है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण जो होगा वो गर्म वस्तु से हमेशा ठंडी वस्तु की ओर होता है। ये आप लोग भी जानते हैं, आपने प्रैक्टिकली देखा होगा, उदाहरण बहुत से आपने देखे होंगे। तो यहाँ पर ऊष्मा के स्थानांतरण के बारे में पढ़ेंगे। संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है। साधारण आपने देखा गैस पे किसी अपने भगोने को रखा, गैस पे भगोने को रखेंगे तो वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। ऊष्मा जो है वो ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। ज्वाला मतलब जो लपटें निकलती हैं। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं, हमने गैस से उस भगोने को हटा लिया, जो भी हमने गैस पे पात्र रखा था उसको वहाँ से हमने हटा दिया, तो क्या होगा, जैसे मैंने अभी बताया कि एक गिलास पानी गर्म पानी हमने लिया एक गिलास, और उसको हमने वायुमंडल में रख दिया, खुले में रख दिया, तो क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ज्वाला से हमने इस पात्र को हटा लिया, इस बर्तन को हटा लिया, तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है, ऊष्मा कहाँ गई, तो ऊष्मा बाह्य परिवेश में, वातावरण में, वायुमंडल में वो ऊष्मा चली जाती है। ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। परिवेश का मतलब होता है वातावरण, बाहरी वायुमंडल। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। जैसे मान लो एक हाथ आपने गर्म कर दिया, कैसे भी किया हो, चाहे जेब में डाल के किया हो, चाहे आपने आग पे रख के उसको गर्म किया हो, एक हाथ आपका सर्दी में मान लो ठंडा है, ठीक है, आपने दोनों हाथों को स्पर्श करवा दिया, और कुछ समय बाद, थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे कि गर्म जो हाथ था वो गर्म ही है क्या, और जो ठंडा था वो ठंडा ही है। ऐसा नहीं होगा। जो ऊष्मा है गर्म हाथ से ऊष्मा किस में चली जाएगी, ठंडे हाथ में चली जाएगी, और कुछ समय पश्चात दोनों हाथों का जो ताप है वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। आ गया समझ में? तो अपेक्षाकृत हमेशा क्या होती है, ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। अब अपन ये देखते हैं कि दूसरा एक अपन क्रियाकलाप कर लेते हैं, इसको रीडिंग लगा लेते हैं।
एल्यूमिनियम या लोहे जैसे किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। धातु की एक छड़ ले ली, छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाए। छड़ पर छोटे छोटे मोम के टुकड़े चिपका सकते हैं मोमबत्ती से, ठीक। ये टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए, ठीक है। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। स्टैंड पर कस देते हैं, उसको टाइट कर देते हैं। यदि आपको स्टैंड नहीं मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबाकर भी रख सकते हैं। अभी अपन चित्र देखेंगे। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए ये किया, एक छड़ लिए, देख रहे हो आप आसानी से, ये छड़ ले रखी है, ये लोहे की छड़ है। ये प्रयोग वही है जो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये हमारे पास में छड़ है लोहे की, इसको अपन गर्म कर रहे हैं। कुछ समय बाद क्या होगा, ये वाला सिरा भी गर्म हो जाएगा। अभी भी मैंने बताया था ना, वही ये प्रयोग दे रखा है कि इसको मोम के द्वारा इसलिए समझा दिया कि आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाए। यहाँ मोम लगा रखी है, यहाँ मोम लगा रखी है, यहाँ मोम बराबर समान दूरी पर मोम लगा दी। इसको हमने इसके बीच में लगा दिया। इसको बीच में क्यों लगाया, पकड़ा क्यों नहीं इसको, क्योंकि ये सिरा भी गर्म हो जाएगा इसलिए, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ से हमने पकड़ा नहीं है, 2 ईंटों के हमने बीच में इसको रख दिया। ये सिरा अपन गर्म कर रहे हैं। देखिए क्या होता है। सबसे पहले कौन सी मोम पिघली, क्योंकि ऊष्मा पाकर मोम पिघलेगी, ये आप जानते हैं। मोमबत्ती से मोम पिघल जाती है ना, अगर अपन मोमबत्ती को जलाते हैं तो यहाँ पर मोम लगा रखी थी, यहाँ पर मोम लगा रखी थी, सब जगह मोम लगी हुई है। तो सबसे पहले मोम कौन सी वाली पिघली, ये वाली पिघल कर देखो नीचे गिर गई, गिर गई ना। ये वाली पिघलने वाली है, देखो ये गिर रही है, ये भी मोम गिर रही है, देखो नीचे। ये नहीं गिरी, ये भी नहीं गिरी, ये भी नहीं गिरी। सबसे पहले ये नहीं गिरी, नहीं गिरी ना। सबसे पहले कौन सी गिरी, जो आग के बिल्कुल नज़दीक है। आग के जो सबसे नज़दीक है वो वाली मोम सबसे पहले पिघलेगी और सबसे पहले गिरेगी। इसका मतलब ऊष्मा सबसे पहले कहाँ पहुँचे, यहाँ। उसके बाद कहाँ पहुँचे, यहाँ। उसके बाद कहाँ पहुँचेगी, यहाँ। उसके बाद यहाँ, यहाँ, ठीक है। तो ये ठंडा सिरा और ये गर्म सिरा। तो ऊष्मा का स्थानांतरण कहाँ हो रहा है, गर्म सिरे से धीरे 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 कहाँ हो रहा है, ठंडे सिरे की ओर हो रहा है। और ये मोम पिघल रहे। तो मोम पिघलना इस बात को स्पष्ट करता है कि ऊष्मा यहाँ तक पहुँच चुकी है और यहाँ भी पहुँचने वाली है या थोड़ी पहुँच चुकी है, क्योंकि मोम देखो पिघलना शुरू हो गई। आ गया समझ में। तो अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। मोम के टुकड़ों का क्या होता है, क्या होता है आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। पहला पिघल गया, फिर दूसरा पिघलेगा, फिर तीसरा पिघलेगा। क्या ये टुकड़े गिरना प्रारंभ कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं, एक एक करके। कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है, जो मोमबत्ती के बिल्कुल निकट है। क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है? हाँ बिल्कुल। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। उसमें ऊष्मा प्राय चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। तो ये चालन की परिभाषा होगी, इसको अपन अंडरलाइन कर सकते हैं। तो हमने ये लिया वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे, इसको अपन थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, जिसे जब अपन पढ़ें, आप पढ़ो, रीडिंग लगाओ इसकी, तो इसमें जो मुख्य चीज़ है वो आपकी यही है। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर
गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। तो ये चालन की परिभाषा है जिसको आप याद करोगे और अपनी कॉपी में भी लिखोगे, ठीक है। तो ये आप इसको लिख सकते हैं। ठोसों में ऊष्मा प्राय चालन विधि के प्रक्रम से ही स्थानांतरित होती है। तो ये चालन प्रक्रम, चालन का जो प्रक्रम है किसमें? ठोसों में। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। क्लियर हो गया? ठोसों में चालन का प्रक्रम, वो परिभाषा अलग है और ये जो पॉइंट है वो आपका अलग है। तो क्लियर हो गया ये? क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्ती लगी होती है। लकड़ी का हत्ता लगा होता है ना, जैसे कुकर है, कुकर को एल्यूमिनियम का होता है, अपन गरम करते हैं, स्टील का भी होता है, लेकिन उस पर हत्ता लगा रहता है। तवा रहता है, तवे पर भी हत्ता लगा रहता है। हत्ता नहीं लगा रहता तवे पर उसको चिमटे से पकड़ते हैं ना। तो जितनी भी गर्म चीज़ें हैं, चाय बनाने वाला है या कोई भी और भी अदर जो बर्तन हैं किचन में, उन सब पे हत्ता लगा होता है। वो सारे धातु के बर्तन होते हैं, ठीक है ना। अगर हत्ता नहीं लगा होता तो अपन उसको डायरेक्ट नहीं पकड़ सकते, वो गर्म हो जाता है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्ती से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? तो हत्ते से पकड़ के तो उठा ही सकते हैं, ठीक है ना। गर्म बर्तन है तो हत्ते पे वो लगा रहता है, प्लास्टिक या लकड़ी का हत्ता लगा रहता है, तो उसको अपन उठा सकते हैं। अगर लकड़ी या प्लास्टिक वहाँ नहीं लगा रहता तब हम उसको हाथ नहीं लगा सकते। तो ये ध्यान रखना, ये पढ़ लेना आप। और ये जो मुख्य चीज़ें मैंने आपको बता दी, विशेष रूप से आप ये ध्यान रखोगे कि ऊष्मा का जो चालन है वो हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर भी आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ऊष्मा गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ये बात भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण अपन ने पढ़ लिया। तो ये आप इतना आप पढ़ोगे आज, इसको याद करोगे और जो मुख्य बिंदु मैंने आपको बताए हैं वो आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।